लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है। जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें ट्रेड के मिले हैं वो है बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्रेजेंट डे इराक की सिविलाइजेशन के बीच में। सारे हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट एक मत से इस बात को मानते हैं कि इस 5000 साल के इतिहास में 95% ऑफ द ड्यूरेशन इंडिया एक डोमिनेंट इकोनॉमी थी। हम 25 से 30% इस विश्व को हमेशा से कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शांतनु दीक्षित है और ये वीडियो मैंने ये समझने के लिए बनाया है कि पिछले 250 से 300 सालों में ऐसा क्या हुआ कि विश्व की सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी इतनी ज़्यादा लाचार हो गई। इंडिया के डोमिनेंस और इंडिया के ऑपुलेंस को समझने के लिए इस चार्ट की तरफ ध्यान दीजिए। सौयों साल तक वर्ल्ड के इकोनॉमी में इंडिया 25 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल आउटपुट में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% रहता था। सन 1700 तक पूरे यूरोप की इकोनॉमी के बराबर हमारे भारत की इकोनॉमी थी। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 300 साल पहले तक यूरोप एक तरफ, भारत एक तरफ और दोनों पलड़े बराबर। इन द अर्ली 17th सेंचुरी ग्रेट ब्रिटेन एशिया से जितने भी इंपोर्ट्स करता था उसका 95% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का था और उस 95% कॉन्ट्रीब्यूशन में 60% वर फिनिश्ड गुड्स, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो कि रेडी टू सेल थे इन यूरोप। एंड टू टॉप इट ऑल, इंडिया में इंपोर्ट्स की कोई जगह थी ही नहीं यूरोप से। वी वर लार्जली सेल्फ रिलायंट, सो द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज लार्जली वन डायरेक्शनल, एवरीथिंग गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। और इसी इम्बैलेंस को इनिशियली यूटिलाइज करने के लिए और बाद में रिवर्स करने के लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप बनाया इन इंडिया टू ट्रेड। इंग्लैंड अपना इंपीरियलिज्म का सपना तब तक ऑलरेडी देख चुका था और पूरी दुनिया को डोमिनेट करने का प्लान वाज रेडी। प्लस यूरोप में जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुए उन्होंने इंग्लैंड के सपनों को और तेजी दी। इंग्लैंड वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया उसके लिए क्या था। इंग्लिश ने इंडिया को एक ऐसे बेस के रूप में इमेजिन किया जो कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के भी काम आ सकता है। उन्होंने इंडिया में 3 चीजें आइडेंटिफाई की जो कि अपने आप में चैलेंज भी था और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। इंडिया बाय एंड लार्ज एक प्रॉस्परस कंट्री थी, लेकिन इंडियंस पे उस समय बाहर से आए हुए मुगलों की हुकूमत चल रही थी जो कि बहुत अमीर तो थे लेकिन उतने ही जालिम भी थे। इंडिया एक कृषि प्रधान देश था जहां के फार्मर्स काफी प्रॉस्परस थे बिकॉज ऑफ द ह्यूज लैंड बैंक्स एंड द वास्टली फर्टाइल लैंड्स। और तीसरा, इंडिया का ह्यूज ह्यूमन कैपिटल जो इंग्लैंड के इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आइडियल था, प्लस उसके इंडस्ट्रियल गुड्स को खपाने के लिए आइडियल जगह भी थी। अब आइए देखते हैं कि इंग्लैंड ने हमारी स्ट्रेंथ्स को एक एक करके सिस्टमैटिकली कैसे खत्म किया और हमारे सेल्फ रिलायंस को डिपेंडेंस में कैसे कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मुगल्स के साथ भी ट्रेड रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए, प्लस जो रीजनल पावर्स थी छोटी छोटी उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए। धीरे धीरे मुगल्स के साथ गुड बुक्स में तो ब्रिटिशर्स आ ही गए और जो रीजनल सूबेदार थे वो लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए और फिर ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उनको प्रोवोक करना शुरू किया मुगल से लड़ाई करने के लिए। जब धीरे धीरे मुगल्स वीक होने शुरू हुए और ये लोग स्ट्रांग होने लगे तो फिर इन्होंने रीजनल पावर्स को भी एक दूसरे के सामने डाल दिया और उनसे लड़ाई कराते रहे। इससे फायदा ये हुआ कि इंडिया में एक सिंगल रूलर जो था वो वीक होता गया और जो रीजनल पावर स्ट्रांग हो रही थी वो भी वीक होती नहीं क्योंकि उनको आपस में लड़ा दिया गया। दूसरा अटैक ब्रिटिश ने किया हमारे एग्रीकल्चर पर, हमारे सेल्फ सफिशिएंस पर। हमारे फार्मर्स को पुश किया गया कि वो फूड और सीरियल छोड़ के कैश क्रॉप्स उगाएं, इंडिगो उगाएं, ओपियम उगाएं ताकि ब्रिटिश स्मगलिंग करके और पैसा कमा सके। हमारे फार्मर्स पर खाना कम होने लगा, हमारे फार्मर्स पर पैसा भी कम होने लगा और धीरे धीरे जब ब्रिटिश ने लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारे फार्मर्स गरीब होने लगे, भुखमरी से मरने लगे और हमारा सिस्टम डिपेंडेंट हो गया। तीसरा अटैक ब्रिटेन ने किया हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ पर। जो हमारे क्राफ्ट्समैन और वीवर्स अपना सामान एक्सपोर्ट किया करते थे ब्रिटेन में, उनके सामान पे इतना टैक्सेशन लगा दिया गया कि वो सामान महंगा होने की वजह से वहाँ बिकना बंद हो गया। जो ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स थे उनको यहाँ पे टैक्स फ्री एंट्री दे दी गई। अब हुआ ये कि ब्रिटेन का सामान इंडिया आने लगा सस्ते दामों पे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के सामान पे टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया गया। इंडियन मैन्युफैक्चरर ना तो एक्सपोर्ट करता था,
ना ही वो इंडिया में सामान बेच सकता था। अब इंडियंस को पुश किया गया कि वो ब्रिटिश महंगा चीप क्वालिटी का सामान खरीदे। हुआ ये कि इंडिया पॉवर्टी में जाने लगा। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, उस समय ब्रिटेन इंडिया में डी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहा था। हमारी मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर दिया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि हमारा प्राइड था और बैकबोन था, उसको फिनिश कर दिया गया। हमारे लेबर्स, हमारे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन सर एम्प्लॉयड हो गए। सब लोग पॉवर्टी की तरफ जाने लगे और उनको थक हार कर एग्रीकल्चर में आना पड़ा। और फार्मर्स को तो वैसे भी लगान लगा के और कैश क्रॉप्स उगा के इतना ज़्यादा वीक कर दिया गया था कि वो तो वैसे ही पुअर थे। धीरे धीरे हमारा खाद्य गोदाम भी खत्म होने लगा और इंडिया भुखमरी में जाने लगा। कुल मिला के इंडियन इकोनॉमी फिनिश हो गई थी और ब्रिटेन प्रॉस्पर कर रहा था। ये सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ब्रिटेन का इन्वेजन सक्सेसफुली इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया। ब्रिटेन ने इंडिया से खूब सारा पैसा लिया, खूब सारा हमसे रॉ मटेरियल्स लिया और अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी फिनिश गुड्स बनाते थे वो सारा का सारा खपाने के लिए उनको इंडिया से बड़ा मार्केट तो मिल ही नहीं सकता था। सन 1840 में तब के ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने घोषणा की थी कि दिस कंपनी हैज सक्सीडेड इन कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री टू अ कंट्री एक्सपोर्टिंग रॉ प्रोड्यूस। इस वीडियो में हमने देखा कैसे ब्रिटेन ने भारत जैसे महान राष्ट्र को उसके घुटनों पे ला दिया। हम 25 से 30% कंट्रीब्यूट करने वाले वर्ल्ड को 2 से 4% के रह गए। सोने की चिड़िया अब जमीन पे आ चुकी थी। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं जो ब्रिटेन हमारे लिए 1947 में छोड़ के गया था। 1947 में भारत की जीडीपी मात्र वर्ल्ड का 3.5% रह गया था, जो सन 1700 में 25% रहा करता था। हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट सन 1700 में 25% से घटकर 1947 में सिर्फ 2% रह गया था वर्ल्ड का। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 1947 में हमारा पॉवर्टी रेशियो था 70 to 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ये हमें दुनिया का 1947 में सबसे पुअर देश बनाता था। हमारा लिटरेसी रेट था सिर्फ 12% का। 1947 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ 32 साल की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा ही मीनिंगफुल और रियलिस्टिक कंटेंट लेके आपके पास आता रहूँगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।